फिजिसी मैटिका में मैं अमन राज एक बार वापस से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं धोनी के 20 बहुविकल्पीय सवाल। तो पहला सवाल है, सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को देखने के साथ ही वीडियो को पॉज कर लेना है। कुछ समय के लिए कोशिश करना है कि पहले ही आंसर दे दे बिना वीडियो को आगे देखे हुए। अगर उसके बाद आपको आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो तो आगे वीडियो को प्ले कर सके ताकि उत्तर का मिलान कर सके। अगर नहीं आ रहा है तो आगे सीख सके। तो पहला सवाल है, ध्वनि एक प्रकार की होती है। तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कण जो है ना आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। और ध्वनि का कण जो है आगे पीछे एक ही दिशा में आगे पीछे कंपन करते रहता है, इसीलिए वो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो ध्वनि जो है, ध्वनि को गमन करने के लिए कण की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम में कण होते हैं, उससे वो कंपन होकर आगे की तरफ जाती है। तो सबसे तेज, सबसे सटे हुए कण किस में पाए जाएंगे? ठोस में पाए जाएंगे। इसीलिए ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलेगी? ठोस में चलेगी, ठीक है। ठोस में कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से होती है और ध्वनि सबसे तेज गमन ठोस में कर पाती है। अगला सवाल है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? अगर साधारण 25 डिग्री से सेल्सियस पर देखा जाए, या समान ताप, इसे समान ताप भी कह देते हैं, 20 से 25 डिग्री, ठीक है। इस पे अगर देखा जाए तो हवा में ध्वनि की चाल जो होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप इसे 340 भी समझ सकते हो, क्योंकि सबसे करीबी ऑप्शन कौन सा है अपने पास? 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल जो है ना माध्यम पर निर्भर करती है, क्योंकि माध्यम बदलने पर ध्वनि की चाल भी बदलती है, ठीक। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ध्वनि की चाल माध्यम में बदलती है। अगर हम हवा का बात करें तो हवा में अलग हो जाएगा, पानी में अलग हो जाएगा और ठोस में अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि की कण को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, कंपन करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि को चलने के लिए या संचरित करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, और कण किसी माध्यम में पाए जाएंगे तो माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। आपने देखा होगा कि निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती, कोई आवाज नहीं आता। तो ध्वनि को चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? अगला सवाल है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज क्या होता है? प्रति सेकंड कंपन, ठीक है। आवृत्ति आप ऐसे कह सकते हो कि 1 सेकंड में कितना कंपन हुआ, ठीक है। तो एसआई इकाई आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज। इसे प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य कितनी आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकता है? तो मनुष्य जितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। मनुष्य कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इससे ज़्यादा या इससे कम मनुष्य नहीं सुन सकता। अच्छा, अगला सवाल है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? पराशरभ, जो ध्वनि मनुष्य नहीं सुन पाते हैं और वो 20,000 से ऊपर हो, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, उसे कहते हैं पराशरभ। आपने सोनार का नाम सुना होगा, सोनार में पराशरभ ध्वनि ही यूज होता है ना। तो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है पराशरभ ध्वनि, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता का संबंध, ध्वनि की तीव्रता का संबंध किससे है?
ध्वनि की तीव्रता का संबंध जो है वो आयाम से हो जाता है। ठीक है, वो किससे हो जाता है? आयाम से। आयाम ज्यादा तो ध्वनि तेज, आयाम कम तो ध्वनि धीमी। सिंपल बात है। आयाम ज्यादा तो ध्वनि तेज, आयाम कम तो ध्वनि धीमी। इको सुनने के लिए, इको जो होता है या जिसे हिंदी में प्रतिध्वनि भी कहते हैं, उसे सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम इको सुनने का न्यूनतम समय होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। समय कितना चाहिए इको सुनने के लिए? 0.1 सेकेंड। और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ठीक है, लगभग 17 मीटर। 17.1 भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, 17.2 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो 17.12 या 17 दिया हुआ हो तभी इस पे टिक करना है। ठीक, इको किस कारण से सुनाई देता है? अगला सवाल है, इको किस कारण से सुनाई देता है? ठीक है, या प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देता है? तो ध्वनि जब कठोर सतह जैसे दीवार, पत्थर, पहाड़, इन सभी से टकरा कर वापिस आती है तो इसे इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जब कठोर सतह जैसे पहाड़, दीवार, कोई पत्थर से टकरा कर वापिस आएगी तो हम उसे कहेंगे परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तरह ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो इको जो सुनाई देता है या प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है उसका कारण यही परावर्तन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आने वाले क्लासेस में वो डाउट ले लूँगा। कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, इको किस कारण से सुनाई देता है? परावर्तन के कारण से। सोनार में ध्वनि का उपयोग किस प्रकार होता है? सोनार में ध्वनि का उपयोग किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो सोनार में कौन सा ध्वनि उपयोग में आता है? पराशरभ ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है उसे कहते हैं पराशरभ ध्वनि, और उसी का उपयोग सोनार में किया जाता है। ठीक, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी पिच पे क्या असर होगा? ठीक है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो याद रखना आपको, आवृत्ति और पिच। ठीक है, आवृत्ति अगर बढ़ेगा, ठीक है, ये देखो इस साइन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो पिच भी क्या होगा? पिच का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, वापस से लिख देता हूँ। पिच, पिच बढ़ेगा। ठीक है, आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगा। अच्छा, आवृत्ति घटेगी तो पिच क्या होगा? आवृत्ति अगर हम घटा दे तो पिच भी अपने पास क्या होगा? घटेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी पिच भी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ध्वनि की ऊर्जा किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि की ऊर्जा तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि आगे कैसे जाता है? तरंग के रूप में। हमने पढ़ा था ना, ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य या अनुप्रास्थ है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक, तो ध्वनि की ऊर्जा जो है एक तरंग के रूप में यात्रा करती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी तरंग, ध्वनि एक तरंग है तो तरंग की चाल कितनी होती है? तरंग की चाल कितनी होती है? अगला सवाल है अपना, तरंग की चाल कितनी होती है? तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, ये पढ़ा है आपने पहले चैप्टर में, फिजिक्स के पहले चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है गति में कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तरंग की चाल। ठीक है, तरंग की चाल, तरंग की चाल पर हम बात कर रहे हैं।
तरंग की चाल, तो तरंग में जो दूरी होता है उसी को तो हम तरंग दैर्घ्य कह देते हैं ना। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य लिख देंगे। और नीचे आएगा समय, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा लिखते हैं और ये हो जाएगा 1/t। समय को हमने t से लिख दिया। अब 1/t जो होता है ये क्या होता है, आवृत्ति होता है। लैम्डा अपना तरंग दैर्घ्य हो गया और ये आवृत्ति हो गया। आवृत्ति को कैसे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। तो तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि ध्वनि किसी कठोर दीवार से टकराकर वापिस आए तो कहलाता है परावर्तन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी कठोर सतह जैसे कि पहाड़, पत्थर, दीवार, ये सभी से ध्वनि टकरा कर वापिस आए तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में, निर्वात में। ठीक है, तो ध्वनि की गति सबसे कम जो होती है वो होती है गैस में। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस में। निर्वात में तो उसकी ध्वनि ही नहीं होती है। तो अगर आपको 0 लिखना हो तो आप निर्वात भी चूज कर सकते हो, और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, ठोस में लगभग 6000 के आसपास होती है, 6000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 6000 से कुछ ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 6000 होता है ठोस में। द्रव्य में 1500 के आसपास होता है। ठीक, गैस में कितना होता है, 340 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, और निर्वात में बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड के आसपास होगा। तो ध्वनि की गति सबसे कम किस में होगी, आप गैस भी चूज कर सकते हो, निर्वात भी चूज कर सकते हो। तो निर्वात में 0 होता है, इसीलिए मैं गैस ले रहा हूँ। निर्वात भी आप मारोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तरंग, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है। अच्छा, तरंग दैर्घ्य क्या करता है, दूरी को मापता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को मापता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो दूरी है, तरंग दैर्घ्य क्या है, एक दूरी है। तो दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई याद रखना, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, मीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा हो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपना नाम लिख दे जिससे कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। ध्वनि सुनने वाला अंग, सबसे आसान सवाल। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप तो क्लास 9th में, फिर आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 1 साल समय पास किया है। तो ध्वनि सुनने वाला अंग कौन सा होता है, कान। ध्वनि का उत्पादन किस कारण से होता है, कंपित वस्तु के कारण से होता है। ठीक है, ध्वनि का उत्पादन कंपित वस्तु के कारण होता है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए ध्वनि का उत्पादन किस कारण से होता है, कंपित वस्तु से होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि का उत्पादन होता है या ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।